हेलो फ्रेंड्स, तो सीडीपी की वन लाइनर सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के हम जो टॉप क्वेश्चनों को सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो आपकी सीडीपी के जो क्वेश्चन आंसर है, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, किसी भी स्टेट का कोई सा भी टेट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास या सीडीपी पूछा जाता है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बालकों के विद्यालय में किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना बालकों की उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है, उनकी इस शिक्षा को माना जाएगा। तो इस शिक्षा को कैसा माना जाएगा? तो आदर्शवादी शिक्षा माना जाएगा। कैसा? आदर्शवादी शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा है। तो ये दोनों कैसी शिक्षाएं हैं? तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। कैसी? एक दूसरे के पूरक शिक्षाएं हैं। ठीक है। आगे है कि क्रोगमैन के अनुसार वृद्धि का आशय है। तो क्रोगमैन के अनुसार जो वृद्धि का आशय है वो जीव की संयमों के अनुसार वृद्धि। कैसी? जीव की संयमों के अनुसार वृद्धि। कि सोरेनसन के अनुसार वृद्धि सूचक, तो सोरेनसन के अनुसार वृद्धि सूचक आपका धनात्मकता का है। गैसेल के अनुसार संकुचित दृष्टि से जो वृद्धि, वो संकुचित दृष्टि में आपकी वृद्धि है और आपकी व्यापक दृष्टि में विकास आता है। ठीक है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गैसेल के विकास के अवलोकन रूपों से संबंधित है? तो आपका शरीर रचनात्मक क्रिया, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। आगे है कि सोरेनसन के अनुसार वृद्धि मानी जाती है। तो सोरेनसन के अनुसार जो वृद्धि है वो परिवर्तन का आधार माना जाता है। क्या? परिवर्तन का आधार माना जाता है। साथ ही विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीन योग्यता एवं विशेषताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका श्रीमती हार्लॉक का कथन है कि विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं प्रकट होती हैं। इसके बाद है कि सोरेनसन के अनुसार विकास है। तो सोरेनसन के अनुसार जो विकास होता है वो परिपक्वता एवं कार्य सुधार की एक प्रक्रिया होती है। वहीं अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो अभिवृद्धि में जो होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो आपके शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसी के साथ है कि जो अभिवृद्धि में होने वाला जो परिवर्तन होते हैं वो आपके शारीरिक में आपके मात्रात्मक होते हैं। ठीक है। फिर है कि इसमें जो परिवर्तन आपके शारीरिक, मात्रात्मक और रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। फिर है कि अभिवृद्धि की प्रक्रिया चलती है। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक चलती है। ठीक। नेक्स्ट रहेगा आपका कि अभिवृद्धि का कार्य मानव को ले जाता है। तो कहाँ? तो वृद्धा की ओर लेके जाता है। वही अभिवृद्धि, तो अभिवृद्धि आपकी कोष की वृद्धि कहलाती है। इसी के साथ है कि अभिवृद्धि एक धारणा है। तो किसकी? संकीर्ण धारणा है। अभिवृद्धि एक है तो अभिवृद्धि आपकी एक साधारण प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि अभिवृद्धि की प्रक्रिया संभव है। तो अभिक्रिया की जो प्रवृत्ति होती है वो मापन के लिए संभव होती है। मापन करना उसका संभव होता है। वही है कि विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो विकास की प्रक्रिया होती है वो गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक चलती है। नेक्स्ट है कि अभिवृद्धि का संबंध है। तो अभिवृद्धि का जो संबंध होता है वो शारीरिक विकास से होता है। इसके बाद आता है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन माने जाते हैं। तो कैसे? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि विकास के संदर्भ में सत्य है। तो जो विकास है वो अभिवृद्धि के बाद में होती है, वह विकास पहले होता है। जो अभिवृद्धि होती है वो आपकी बाद में होती है और उसके बाद ही आपका विकास होता है। फिर है कि विकास की प्रक्रिया के परिणाम हो सकते हैं। तो जो इसकी प्रक्रिया के जो परिणाम है वो रचनात्मक और विध्वंस तक हो सकते हैं। फिर है कि विकास का प्रमुख संबंध, तो विकास का प्रमुख संबंध परिपक्वता से होता है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है कि विकास के क्षेत्र को माना जा सकता है। तो विकास का जो क्षेत्र है वो आपका व्यापक माना जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन माने जाते हैं। तो ये जो विकास की प्रक्रिया में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो आपके गुणात्मक होते हैं। नेक्स्ट है कि विकास की प्रक्रिया को कठिनाई के आधार पर स्वीकार किया जाता है। तो जटिल प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके बाद है कि विकास की प्रक्रिया में समावेश होता है। तो किसका? वृद्धि एवं परिपक्वता का समावेश होता है। इसी के साथ है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग क्या है? तो क्रो एंड क्रो के अनुसार जो संवेग है वो मापात्मक अनुभव होते। क्या होते? मापात्मक अनुभव होते हैं संवेग। फिर है कि संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो जो संवेग है वो पुनर्जागरण की प्रक्रिया है। ये जो कथन है ये आपका क्रो एंड क्रो का है। इसी के साथ है कि संवेग शरीर की जटिल दशा है। ये किसने कहा है कि जो संवेग होते हैं वो हमारे शरीर की जटिल दशा है? तो ये कथन आपका जेम्स ट्रेवर का है।
इसके बाद है कि विकास की प्रक्रिया का संभव है तो भविष्यवाणी करना, विकास की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनकी भविष्यवाणी करना संभव है। फिर है कि संवेगों में मानवों को अनुभूतियाँ होती हैं, तो जब हमारे जो संवेग होते हैं उसमें हमें कैसी अनुभूति होती है, तो सुखद व दुखद दोनों प्रकार की हमें अनुभूतियाँ होती हैं। नेक्स्ट है कि संवेगों की जो उत्पत्ति है वो पारिस्थितिकी एवं मूल प्रवृत्ति के आधार पर होता है। वहीं मैकडूगल के अनुसार संवेग होते हैं, तो मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने हैं, तो 14 संवेग होते हैं। ठीक, आगे है कि भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेगों के प्रकार हैं, तो संवेगों के 2 प्रकार होते हैं, एक पारिस्थितिकी, एक आपका मूल प्रवृत्ति। फिर है कि सम्मान, भक्ति और श्रद्धा संबंधित है, कौन से संवेग से, तो आपके रागात्मक संवेग से संबंधित है। ठीक, इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। आगे है आपका कि गर्व, अभिमान एवं अधिकार संबंधित जो संवेग होते हैं उसमें आपका द्वेषात्मक संवेग से है। फिर वहीं आता है कि भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग है, तो भारतीय विद्वानों के अनुसार जो संवेग होते हैं वो आपके रागात्मक संवेग होते हैं। क्रोध का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है, तो क्रोध का जो संबंध है वो युयुत्सा से होता है। ठीक है, इसके बाद है कि निवृत्ति मूल प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा संवेग है, तो निवृत्ति जो है वो आपका घृणा से संबंधित है। ठीक है, नफरत। आगे है कि कामुकता की स्थिति के लिए कौन सी प्रवृत्ति उत्तरदायी होती है, तो काम प्रवृत्ति उत्तरदायी होती है। फिर है कि संतान की कामना नाम मूल प्रवृत्ति कौन सा संवेग उत्पन्न करती है, तो जो संतान की कामना से संबंधित जो होती है वो उसमें हमारा वात्सल्य संवेग होता है। फिर है कि दीनता मानव में किस संवेग को उत्पन्न करती है, तो जो दीनता होती है वो मानव के अंदर आत्महीनता संवेग का उत्पन्न करती है। इसके बाद है कि आत्म अभिमान संवेग किस मूल प्रवृत्ति के कारण है, तो जो आत्मसम्मान वो है आपका आत्म गौरव से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि भोजन की तलाश किस संवेग से संबंधित है, तो भोजन की तलाश हम कब करते हैं, जब हमें भूख लगती है, यानी कि भूख से। इसके बाद है कि रचना धार्मिकता मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग विकसित होता है, तो रचना धार्मिकता से आपका कृति भाव उत्पन्न होता है, कृति भाव। इसके बाद है कि संग्रहण मूल प्रवृत्ति का संबंध है, तो संग्रहण मूल प्रवृत्ति का जो संबंध है वो आपके अधिकार से होता है। नेक्स्ट है कि थकान के कारण बालक के व्यवहार में कौन सा संवेग उदय होता है, जब बच्चा ज़्यादा थक जाता है तो बच्चा क्रोध यानी कि चिड़चिड़ा जो होने लगता है, बच्चे में क्रोध संवेग का उदय होता है। वहीं है कि संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, तो कमज़ोर बालकों में या बीमार बालकों में संवेगों की अस्थिरता पाई जाती है। फिर है कि मैकडूगल के अनुसार हास्य है, तो जो हास्य यानी कि हंसी है ये आपके संवेग एवं मूल प्रवृत्ति है। फिर है कि संवेगात्मक स्थिति किन बालकों में देखी जाती है, तो वो आपकी प्रतिभाशाली बालकों में देखी जाती है। आगे है कि किस परिवार में बालक में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न होती है, तो सुरक्षित परिवार में, प्रतिभाशाली परिवार में और सुखद परिवार में जो बच्चे हैं बच्चे में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न होगी। फिर है कि किस सामाजिक स्थिति के बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, तो निम्न आर्थिक स्थिति में गरीब एवं दलित परिवारों में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनकी जो संवेगात्मकताओं में अस्थिरता पाई जाती है। फिर आता है कि एक बालक को अपने किए जाने वाले कार्यों पर समाज में प्रशंसा एवं पुरस्कार प्राप्त नहीं होता है, तो उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, तो संवेगात्मक अस्थिर से परिपूर्ण हो जाता है। आगे है कि माता पिता का किस प्रकार का व्यवहार बालकों के लिए संवेगात्मक स्थिरता का प्रदान करता है, तो सकारात्मक व्यवहार। बालकों में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए सकारात्मक व्यवहार एवं आत्मीय व्यवहार शिक्षक को करना चाहिए बच्चों में संवेगात्मकता स्तर उत्पन्न करने के लिए। बालकों में संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, तो जैसे कि पिकनिक पर ले जाना, खेल या पर्यटन आदि। आगे है कि संवेगात्मक अस्थिरता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, तो शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को, सामाजिक विकास को अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। आश्चर्य संवेग का उदय एक बालक में किस मूल प्रवृत्ति के कारण होता है, तो जिज्ञासा के कारण होता है। संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए विद्यालय में छात्रों को प्रदान करना चाहिए, तो पुरस्कार देना, प्रेरणा देना और साथ ही प्रशंसा करना। नेक्स्ट है कि सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं, जो कथन है ये आपका मैकाइवर का कथन है।
फिर है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये जो कथन है ये आपका जॉन ड्यूवी का कथन है। बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था परिवार होती है। बालक के समाजीकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति बच्चे की माँ होती है। बालक के समाजीकरण का चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है आप पास पड़ोस को या आस पड़ोस को। फिर है कि वह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व का अंग बनाता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के लिए योग्य बनाता है। ये कथन आपका जॉनसन का है। इसके बाद है कि समाजीकरण का आशय रॉस के अनुसार बालकों में कार्य करने की इच्छा विकसित करना है, समूह में अथवा एक साथ कार्य करने में। फिर है कि समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज का कैसा सदस्य बनता है, तो मान्य, कुशल और सहयोगी सदस्य बनता है व्यक्ति। फिर है कि एक बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया किस परिस्थिति में उचित होगी, तो पोषण परिस्थिति में बच्चे की समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो उचित होगी। नेक्स्ट है कि समाजीकरण में रॉस अनुकूलन की प्रक्रिया किस विद्वान ने स्वीकार की है, तो रॉस ने की है। वहीं बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है, तो बुद्धि लब्धि का लिए जो विशिष्ट श्रेय है वो स्टर्न को जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, तो 1900 से उत्पत्ति मानी जाती है। वहीं मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है।